हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो प्रोसेसेस जिनसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा कहलाता है। जैसे कि इन लाइफ प्रोसेसेस में आता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के। तो हमने अभी रिसेंट जो कंप्लीट किया है टॉपिक वो किया है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम प्रोसेस पढ़ते हैं हमारी कि डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसी से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, यानी कि आज के लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज। किस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज होने वाले हैं आज के लेक्चर में। आपने वीडियो साथ के साथ पॉज कर करके खुद से भी पहले आंसर देना है और फिर ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। जिनमें आपका आंसर सही नहीं है वो आपको अच्छे से समझने हैं ताकि एग्जाम में आप किसी प्रकार की गलती ना करके आए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एमसीक्यूज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। So our first question is, the small intestine has 3 parts. 3 parts होते हैं small intestine के। The first part is called, पहले part को क्या कहा जाता है? First है कि duodenum कहा जाता है, second है कि esophagus कहा जाता है, third है कि larynx कहा जाता है और fourth है none of the above। देखिए, small intestine की बात हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि 3 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ये 3 पार्ट है। तो कौन सा इसका पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट कहलाता है और वो स्टमक से कनेक्टेड होता है? वो है ड्यूडेनम। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। ड्यूडेनम इसका आंसर है कि ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सेकंड में वैसे भी विंड पाइप दी हुई है, ये फूड पाइप दी हुई है। यूसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप, तो ये वैसे ही इसका पार्ट नहीं होता। लेरिंग्स क्या होती है? ये होती है साउंड बॉक्स है बेटा हमारा, जहां से हमारी साउंड जनरेट होती है। ये भी इसका पार्ट नहीं है। इवन लेरिंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस, उसमें लेरिंग्स तो है ही नहीं है। ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। क्लियर हुआ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? इस तरह से आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है कि सभी ऑप्शंस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या पता अगला क्वेश्चन उसी से ही बन जाए, इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उनका स्पेशल फीचर है? ग्लोटिस कहते हैं उसे, या पाइलस कहते हैं उसे, या बोलस कहते हैं उसे, या माइक्रोविलाई कहते हैं। देखो बेटा, इनमें से इसका आंसर तो है माइक्रोविलाई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। और इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कर ही इसलिए पाता है क्योंकि उसके पास माइक्रोविलाई होती हैं। क्योंकि उसके पास क्या होती हैं? माइक्रोविलाई होती हैं। इस माइक्रोविलाई की वजह से ही इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कर पाता है। फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही होता है इस वजह से। तो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसका आंसर तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं? ग्लोटिस।
तो एपिग्लोटिस हमारे माउथ में होता है यहाँ पर, तो इसका कोई रोल नहीं होता इंटेस्टाइन में। पाइलस जो है बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है, तो इनका हमारे अंदर कोई काम नहीं है। बोलस हम फूड को बोलते हैं जब हम निगलते हैं उसे, तो इसका भी कोई काम नहीं है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज माइक्रोवेलाई। इज इट क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? इनमें से कौन से फूड ऐसे हैं या कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एनर्जी रिच फूड हमें देते हैं, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी फूड है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन एंड मिनरल salts, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन एंड मिनरल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज वाटर एंड रफेज। देखिए एनर्जी गिविंग फूड्स हमारे इसमें से है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो इसका आंसर तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। लेकिन इनमें से अब एक तो वो हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और एक वो हैं जो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं, लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। एनर्जी गिविंग जो फूड्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, एकदम से एनर्जी मिल जाती है, एक वो होते हैं जो हमें लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। तो बेटा जो तो है कार्बोहाइड्रेट्स वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और जो है फैट्स ये हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं। ये आपको सिर्फ समझना है। आंसर तो हमारा आ गया है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, लेकिन उनमें भी आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्विक एनर्जी देते हैं यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, फैट हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है प्रोटीन एंड मिनरल सोल्ट। देखिए प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो है फूड होते हैं ये। विटामिन एंड मिनरल्स भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। रफेज, वाटर और रफेज ये हमारे पाचन शक्ति को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। इनमें से कौन सा ऐसा मोड यानी कि तरीका है किस चीज का? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, फूड ऑब्टेन करने का, खाना प्राप्त करने का, टू गेट एनर्जी, ताकि उससे क्या ली जा सके? एनर्जी ली जा सके, क्योंकि इसी को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फंगस जो है किस तरह खाना लेकर एनर्जी प्राप्त कर सकता है, उसका क्या तरीका है? पहला ऑप्शन कहता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन कहता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन कहता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड डी ऑप्शन कहता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन तो वो होता है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करेगा फॉलो, वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है और उससे खाना प्राप्त करता है, हार्म पहुंचाता है होस्ट को। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे हम करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं एंड देन हम उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर वंस, तो ये तो हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। ऑटोट्रोफिक मीन्स खुद से खाना बनाना, सो प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, इन सब से अपना खुद का स्वयं खाना बनाना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। किससे बेटा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और यही इसका आंसर है। तो फंगस का जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रोफिक है, दैट मीन्स वो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर फीड करती है और उससे एनर्जी प्राप्त करती है।
ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स करते हैं, होलोजोइक जैसे ह्यूमंस करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपका स्क्यूटा का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं। तो कहने का मतलब है इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर बेटा? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अमीबा, अमीबा में जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो कहता है उसमें फूड डाइजेस्ट किसके अंदर होता है, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? ये बिल्कुल भी इसका आंसर ये नहीं है। सूडोपोडिया के अंदर होता है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है? ये भी नहीं है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा इसमें तो एनर्जी सेव करते हैं, स्टोर करते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो बाकी क्या रह गए, फूड वैक्यूल और सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की वजह से तो ये कैप्चर करते हैं फूड को, सूडोपोडिया की वजह से तो ये फूड को कैप्चर करते हैं। और फूड का डाइजेशन किसमें होता है, ये आंसर है, इस क्वेश्चन है इसका, तो वो है फूड वैक्यूल। ठीक है, दो ही अपने ऑप्शंस रह गए, या तो फूड वैक्यूल और या फिर दूसरा क्या है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया तो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इनके लगे हुए बॉडी के आउटर सरफेस पे, जिस वजह से खाने को कैप्चर करते हैं, लेकिन उसका डाइजेशन किसके अंदर होता है, फूड का, फूड वैक्यूल के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, दैट इज फूड वैक्यूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड, मतलब माउथ कैविटी जिसे हम दूसरे शब्दों में बक्कल कैविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ये इसके अलग अलग नाम है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी। तो कहता है कि कौन सा इवेंट है माउथ कैविटी का जो अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जिस पर असर हो जाएगा अगर क्या होगा, सिलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर हमारे सलाइवा के अंदर सिलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम ना हो तो माउथ के अंदर कौन सा ऐसा इवेंट है जिसपे नेगेटिव असर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज सिलेवरी एमाइलेज ना हो तो पूछा है, यानी कि देखिए वैसे जो बेटा सिलेवरी एमाइलेज होता है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये करता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। क्या करता है ये, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च करता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये स्टार्च को किस रूप में उसका ब्रेकडाउन करता है, तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। तो अगर सिलेवरी एमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्च का शुगर में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, यही तो होगा ना, क्योंकि वो करता ही यही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, कि अगर सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम नहीं होगा सलाइवा में तो स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होने में असर होगा नेगेटिव। ठीक है, यही इसका बेटा आंसर है, क्योंकि अभी हमने समझा कि सिलेवरी एमाइलेज करता क्या है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है शुगर में। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च होता है शुगर में, तो अगर सिलेवरी एमाइलेज ही नहीं होगा तो इसी चीज पे असर होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। फिर आता है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, ये तो बेटा ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइम्स का फंक्शन होता है, सिलेवरी एमाइलेज का नहीं। विटामिन का एब्जॉर्प्शन करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। फैट का फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, ये लाइपेज का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, लाइपेज एंजाइम का फंक्शन होता है। ये पेप्सिन ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं बेटा जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो रिवाइज हम आगे आगे और करते जाएंगे, ध्यान देते रहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज
विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जहां पर फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए सबसे पहली बात, एलिमेंट्री कैनाल ही क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एक ट्यूब जाती है लॉन्ग, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है एनस। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है हमसे पूछा है कि वो कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लीवर हमारा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो फोर्थ है ना लीवर, लीवर इज अ ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। स्टमक में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ होता है, तो डाइजेशन हमारा स्टमक में होता है और एब्जॉर्प्शन हमारा मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8th is the contraction and expansion movement of walls of food pipe is called। फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं उनमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। पहला है ट्रांसलोकेशन। बेटा ट्रांसलोकेशन तो प्लांट्स में होती है, फूड की ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ट्रांसपीरेशन भी प्लांट्स में होती है, आगे पढ़ेंगे हम। डाइजेशन का मतलब तो क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, लेकिन हमसे तो उसने पूछा है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जो कि वॉल्स में होती है फूड पाइप की, इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाएगा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो इंटेस्टाइन की वॉल्स में होती है और उनका कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म फॉलो करना पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहता है, और उस प्रोसेस को हम पेरिस्टलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जो है हमारे लिए वेस्ट कहलाता है, जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, जिससे हम एनर्जी रिलीज नहीं करवा पाए, अब वो हमारे लिए वेस्ट है। भाई जिससे हमने एनर्जी रिलीज करवा ली उससे वो तो हमारे लिए यूजफुल हो गया। जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जिससे आप एनर्जी रिलीज नहीं करवा पाए, उसका रिमूवल होता है, उसकी एग्जिट, उसका रिमूवल किससे रेगुलेटेड है। पहला कहता है लीवर से, बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा कहता है एनस से, गलत जवाब। एनस से तो रिमूव होता है, लेकिन उसकी रिमूवल को रेगुलेट कौन करेगा कि कब हमें जाकर हमारा वेस्ट मटेरियल एग्जिट करवाना है, रिमूव वेस्ट करवा बाहर निकालना है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं, वो होता है रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर। किससे होता है, एनल स्पिंचर, जो एनस के ऊपर होता है, एनल स्पिंचर। और इस एनस स्पिंचर की वजह से ये बताता है कि कब किसी पर्सन को अपना अनएब्जॉर्ब्ड फूड एज अ वेस्ट के रूप में जो है रिमूव करना है, ये एनल स्पिंचर से हमें पता चलता है, ये इस चीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। भाई चावलों का पानी था, ठीक है, उसके अंदर थोड़े से हमने ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाले। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर हमने लिया राइस प्लस वाटर। राइस प्लस वाटर लिया और उसके अंदर हमने आयोडीन डाल दिया।
आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, और जैसे ही हमने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले राइस वाटर में, सडनली वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। चावल किस कलर में कन्वर्ट हो गए? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए। कहता है कि ऐसा क्या है चावलों में कि वो ब्लू ब्लैक कलर के हो गए? बेटा, स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और अगर किसी चीज में आयोडीन होता, वो स्टार्च होता है, तभी हम उसके अंदर जब आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो ये किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? कि चावलों के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। क्योंकि अगर हमने राइस वाटर में आयोडीन डाला और ब्लू ब्लैक कलर आया है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टार्च। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम इन सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो किस चीज की डाइजेशन करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसे पहली बात तो बेटा सलेवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सलेवरी अमाइलेज। और वो स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। किस में करता है? शुगर में करता है। तो इस यहाँ पर तो आप लिखोगे स्टार्च, और उसे कन्वर्ट किस में करता है? इनटू शुगर। ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है जिसे सलेवरी अमाइलेज कहते हैं, ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है और उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टार्च कोमा शुगर। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 इज पैनक्रियाटिक एंजाइम कंटेन। पैनक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या होता है? देखिए, अगर सलेवरी अमाइलेज की बात करें तो ये तो माउथ के अंदर होता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। पैनक्रियाटिक एंजाइम तो कौन सिक्रीज करेगा? पैनक्रियास सिक्रीट करेगा, जो हमारा एक ग्लैंड है। ठीक है, तो सलेवरी अमाइलेज तो माउथ सिक्रीट करता है, ये भी इसका जवाब नहीं है। पेप्सिन जो है प्रोटीन, ये तो स्टमक में रिलीज होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, फिर ओनली ट्रिप्सिन, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो दोनों ही पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं, ट्रिप्सिन भी लाइपेज भी। बात करें अगर ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन। और लाइपेज क्या करता है? फैट का ब्रेकडाउन। लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करता है? फैट का। और ट्रिप्सिन किसका ब्रेकडाउन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज trypsin and lipase. Now the question number 13 is longest part of alimentary canal is। alimentary canal का सबसे longest part क्या है? क्या वो large intestine है? नहीं, ये तो widest part होता है। क्या होता है ये? widest part होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। हमसे तो क्या पूछा? लंबा पार्ट कौन सा है? लंबा पार्ट होता है बेटा small intestine। The small intestine which is almost about 6 मीटर, लेंथ में 6 मीटर की होती है, और ये हमारा longest part होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस। उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन वाइडेस्ट पार्ट कहलाता है और लॉन्गेस्ट पार्ट कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज गैस्ट्रिक जूसेस इज सिक्रीटेड बाय। गैस्ट्रिक जूसेस कौन सिक्रीट करता है? स्टमक सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है बेटा? स्टमक सिक्रीट करता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस में आता क्या क्या है? इसमें HCl आता है, ठीक है, पेप्सिन आता है एंजाइम, और म्यूकस आता है। ये तीनों चीजें गैस्ट्रिक जूस में आती हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस, ठीक है, और म्यूकस आता है, और साथ में पेप्सिन एंजाइम आता है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। तो ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस में आते हैं जो स्टमक में सिक्रेटेड होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। नाउ द 15th इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है स्टमक में? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ये स्टमक का जो मीडियम है उसे एसिडिक बनाता है। बिल्कुल सही, ये हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसे एसिडिक बनाता है।
दूसरा, अगर कोई भी फूड के साथ बैक्टीरिया आता है तो उसे किल करना भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी कहता है कि फूड में अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मारने की क्षमता रखता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड कहता है कि पेप्सिन जो एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए होता है स्टमक में, वो HCl की प्रेजेंस में ही काम करता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपने खुद से भी प्रैक्टिस किए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपने और भी प्रैक्टिस करने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।